हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पीछे हमने देखा पहले वीडियो के पार्ट में जलवायु के बारे में देखा, फिर इसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में देखा। उसके बाद जो था हमारा जलवायु और मौसम में क्या अंतर होता है, हमने उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद बात आती है आपके जलवायु विनियंत्रण कारकों के बारे में बात आती है। उसके अंदर क्या कहता है, देखो किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले आपके 6 प्रमुख कारक है, यानी कि 6 कारक आपको जलवायु को नियंत्रित कर रहे हैं। जलवायु क्या थी आपकी, देखो किसी विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि 30 वर्षों से अधिक मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही क्या है, आपका जलवायु है, जिसमें आपका कम से कम 35 वर्षों का डेटा लिया जाता है एक स्थान की जलवायु को परिभाषित करने के लिए। जलवायु को नियंत्रित करने वाले आपके 6 कारक हैं, उनके बारे में देखते हैं। देखो सबसे पहले बात आती है अक्षांश। भाई आपका अक्षांश क्या है, यानी कि ग्लोब के ऊपर कोई स्थान आपका पूर्व से पश्चिम खींची गई जो आपकी काल्पनिक रेखाएं हैं वो क्या आपकी अक्षांश रेखाएं हैं। फिर है तुंगता ऊंचाई, यानी कि कोई स्थान आपका समुद्र स्थल से कितना ऊंचा है, कितनी ऊंचाई पर है। उसके बाद क्या कहता है आपका, उसके बाद है वायुदाब। भाई आपका वायुदाब वहाँ पर कितना है, जैसे समुद्र के अंदर वायुदाब सबसे अधिक होता है। फिर आपका पवन तंत्र, समुद्र से दूर, यानी कि कोई भाग समुद्र स्थल से कितनी दूर है। फिर है महासागरीय धारा आपकी ओशियंस करंट। और फिर है वहाँ का ऊंचा लक्षण, यानी कि वहाँ फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ का ढाल कैसा है, ये सब उस पर डिपेंड करता है। पृथ्वी की गोलाई के कहानी से प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है, यानी कि जो हमारे अर्थ है वो क्या है, चपटाकार है। जब इस पर आपके सूर्य की मात्रा इस पर ऊपर गिरती है अक्षांशों के ऊपर है, अलग अलग अक्षांश पर आपकी अलग अलग। जैसे आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है जहाँ पर आपके पूरा वर्ष भर सूर्य ताप की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। फिर जब आपका शीतोष्णकटिबंध 23.5 डिग्री या 30 डिग्री नॉर्थ से आपका 66 डिग्री के बीच का जो आपका क्षेत्र है वहाँ तक है। फिर आपका ध्रुवों की तरफ देखो, जो आप जहाँ पर आपकी सूर्य की किरणें बिल्कुल तीव्र होती जाती हैं, वहाँ पर आपका तापमान भी कम होता है। उसके बाद क्या कहता है, देखो इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर सामान्य जाते हुए आपका घटता है। जैसे जैसे हम इक्वेटर से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो आपके सूर्य ताप की मात्रा घटती जाती है। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडलीय दाब की सघनता कम हो जाती है। जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊंचाई के साथ जाते हैं तो हमारा वायुदाब क्या घटता है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वायुदाब घटेगा आपका, अगर वायुदाब बढ़ रहा है तो आपका टेम्परेचर क्या है, घटेगा। इनमें आपका इन्वर्सली रिलेशनशिप होता है। तो वायुमंडलीय ताप की सघनता कम होती है तो आपका तापमान घट जाता है। इसलिए पहाड़ी गर्मियों के मौसम में भी ठंडी होती हैं। उसके बाद क्या कहता है, देखो किसी भी क्षेत्र का वायु दाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है। ये बात बिल्कुल सत्य है आपकी। इस प्रकार तापमान और वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है तो आपका यह प्रभाव बिल्कुल क्या है, कम होता जाता है। क्यों, क्योंकि आपकी प्रेसिपिटेशन वर्षा की मात्रा भी समुद्र से अंदर स्थानों की तरफ क्या आपकी घटती जाती है। हम लोग विषम मौसमी अवस्था को महसूस करते हैं। इसे महाद्वीपीय अवस्था, गर्मी में बहुत अधिक गर्म और सर्दी में बहुत अधिक ठंड कहते हैं, जिसे महाद्वीपीय आपकी अवस्था कहते हैं। महासागरीय धारा समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को भी प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहाँ गर्म या ठंडी जलधारा बहती है तो और वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर हो तो वहाँ तट गर्म या ठंडा हो जाएगा। आप समुद्री धारा के बारे में एक बात पढ़ सकते हैं। देखो मान लो ये हमारी भूमध्य रेखा, जो समुद्री धारा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जा रही है वो हमेशा क्या होगी, आपकी गर्म जलधारा होगी। और जो ध्रुवों से आपकी भूमध्य रेखा की तरफ आ रही है वो क्या होगी, आपकी ठंडी जलधारा होगी। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया आपको, विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्णकटिबंध भागों में स्थित महाद्वीप पश्चिमी किनारों पर क्यों स्थित है। क्यों, क्योंकि पश्चिमी किनारों के ऊपर आपकी गर्म हवाएं बहती हैं। गर्म हवाओं के कारण वहाँ का जो टेम्परेचर है, जो वहाँ का तापमान है, टेम्परेचर ही आपका जो तापमान है वहाँ, वो उसको क्या कर देती हैं, बढ़ा देती हैं गर्म हवाएं। अतः किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में ऊंचावच की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऊंची पर्वत ठंडी और गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वर्षा लाने वाली वायु के रास्ते को रोकने में सक्षम होते हैं तो वे उस
वर्षा के क्षेत्र का भी कारण बन सकते हैं। पवनों के पवन विमुख ढाल को अपेक्षाकृत सूखे रह जाते हैं। इस तरीके से समझो आपको। मान लीजिए आपका पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे जैसे आपकी हवा इनकी तरफ डाल रही है तो अगर अवरोध का काम कर रही है तो इनसे हवा के साथ अपनी नमी की मात्रा है पर्वतों से टकराएगी, तो अपने साथ नमी की मात्रा है जो वो बारिश होकर इससे टकरा कर वो क्या है नीचे गिर जाएगी। हवा फिर आपकी गर्म होगी और ऊपर उठेगी और उसमें मॉइस्चर अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज़्यादा है। जैसे पवनों के विमुख ढाल से जाएगी तो वहाँ पर वर्षा नहीं करेगी, इससे पहले वाले भाग में वर्षा क्या है कर देगी। फिर एक बात आती है भारत की जलवायु प्रभावित करने वाले कारक आपके, इसमें क्या कहता है देखो, अक्षांश के बारे में क्या कहता है। अक्षांश कर्क रेखा वृत्त रेखा देश के मध्य भाग पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व मिजोरम से होकर गुजरती है। यानी कि जो आपकी जो आपकी कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। भारत को 2 भागों में बांटती है। ऊपर वाला भाग भारत का उपोष्णकटिबंधीय जलवायु है और नीचे वाला भाग आपका उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला होता है। कर्क रेखा आपकी 8 राज्यों से गुजरती है। पहले आपका राजस्थान देखो, इसके अंदर आपकी जो कर्क रेखा गुजरती है, जैसे हमने पहले लेसन के अंदर भी पढ़ा था, आपकी कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। पहला क्या आपका इसके अंदर देखो, आपका गुजरात से फिर राजस्थान, फिर आपका MP, मध्य प्रदेश यानी कि छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। पहले पर आपका गुजरात, दूसरे पर आपका राजस्थान, तीसरे पर आपका मध्य प्रदेश, चौथे पर आपका छत्तीसगढ़ के बाद नंबर 5 पर आपका झारखंड और नंबर 6 पर पश्चिम बंगाल, फिर आपका 7 पर त्रिपुरा और नंबर 8 पर आपका मिजोरम। ये देश को भारत को 2 भागों के अंदर बांटती है। ऊपर वाला भाग जो कर्क रेखा के नॉर्थ वाला भाग है वो वहाँ पर आपकी उपोष्णकटिबंधीय जलवायु है, और जो नीचे वाला भाग आपका दक्षिण भारत वाला वहाँ पर आपकी उष्णकटिबंधीय जलवायु है। देश का लगभग आधा भाग कर्क वृत्त रेखा के दक्षिण में स्थित है, जो उष्णकटिबंधीय का क्षेत्र है, जैसे मैंने आपको बताया था। ये देखो आप, और कर्क रेखा वृत्त के उत्तर में स्थित आपका शेष भाग क्या है, उपोष्णकटिबंधीय जलवायु है। इसलिए भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय जलवायु और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों की क्या है विशेषताएं पाई जाती हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है कि भारत के अंदर आपकी वर्ल्ड के अंदर जितनी क्लाइमेट है, जितनी जलवायु है, जितने जलवायु प्रदेश है, तो भारत एक ऐसा एकमात्र देश है संसार का जहाँ पर हर प्रकार की जलवायु मौजूद है, मिलती है या पाई जाती है। फिर बात आती है आपकी ऊंचाई की। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, जैसे हमने पढ़ा था आपका सेकंड लेसन के अंदर। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है, यानी कि जो आपका वृत्त हिमालय था, हिमाद्री था, ग्रेटर हिमालय था। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, जहाँ अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है, और इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। ये भी आपका इसके अंदर आपका मुख्य कारक के रूप में कार्य कर रहा है। इस लेसन के अंदर हमने देखा आपका जलवायु नियंत्रण कारक क्या है, आपका अक्षांश के बारे में पढ़ा, ऊंचाई, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं, ऊंचावच लक्षण। फिर हमने देखा भाई आपकी इनके बारे में डिटेल से पढ़ा, आपकी गर्म जलधाराओं के बारे में देखा। फिर आपकी भारत से प्रभावित करने वाले कारक अक्षांश है, ऊंचाई है, ठीक है, वायुदाब, आपका पवन तंत्र। अगर हम देखो बात करें यहाँ पर आपका जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, जो आपकी भूमध्य रेखा है, पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर वाला नॉर्थ गोलार्ध। नॉर्थ गोलार्ध के अंदर आपकी स्थल भाग्य दिखता है, और जबकि दक्षिणी गोलार्ध के अंदर आपकी स्थल जल भाग्य दिखता है। तो आपका वायुदाब उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा होगा। दूसरा क्या कहता है, देखो आगे जो चीज़ें आएंगी हमारे, आपकी मौसमी स्थिति भी आएगी, जो हमारा ऋतु परिवर्तन हो रहा है आपका वर्ल्ड के अंदर। 2 दिन ऐसे हैं आपका 21 मार्च और 23 सितंबर, जब आपका सूर्य कर्क और मकर रेखाओं पर न चमक कर भूमध्य रेखा पर इक्वेटर पर बिल्कुल लंबवत रूप से चमकता है। यानी कि विश्व में 2 दिन ऐसे हैं आपका 21 मार्च और 23 सितंबर, जहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के ऊपर लंबवत चमकता है, और 21 दिसंबर या 22 दिसंबर के आसपास आपका ये मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। और आपकी जो तापमान, जो वायुदाब की स्थिति है, वो भी क्या आपकी बदलती रहेंगी। ये सब
इनके बारे में हम आगे वाले लेसन के अंदर पढ़ेंगे। आइए नहीं कि आगे वीडियो के पार्ट में देखेंगे इनके बारे में।